हट जाएंगे अगर हमारी एक गलती को आप बताते हो तो। इस यात्रा में जो भिथारवा गांधी आश्रम से स्टार्ट हुई है, उस यात्रा में हम लोगों ने पूरा इंडिया से, उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, झारखंड, जितना भी स्टेट है सभी स्टेट के लड़के यहाँ मौजूद हैं। हमारी सिर्फ एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है कि हम लोगों ने पूरी मेहनत से इस भर्ती को क्लियर किया था। मैं इस चीज के लिए डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने इसके लिए, अगर कोई एग्जाम पास करता है तो उसका 1 महीना 2 महीने की मेहनत नहीं होती है, उसकी सालों की मेहनत होती है। अगर कोई इंडियन आर्मी की दौड़ पास करता है, 1600 मीटर की रेस अगर पास करता है तो वो सालों की मेहनत होती है, क्योंकि 1600 मीटर का रेस पास करने के लिए कोई नेता का बेटा नहीं आता, कोई ऑफिसर का बेटा नहीं आता है। मैं यहाँ तक बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ राहुल गांधी जी वादा किए थे कि संसद से, रोड से लेकर संसद तक आपके साथ रहेंगे। राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे साथ रोड पे बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन एक कमियां उनको में भी है कि संसद में हमारी आवाज नहीं उठ रही है, सिर्फ आवाज पेंडिंग, सिर्फ अग्निवीर की आवाज उठ रही है। मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि साहब, जिस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हमारी साथी ने पूरी भारत में घूमकर आपके फेवर में वोट करने की अपील किया था, जिन्होंने सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी बोलते थे कि जिस राहुल का उम्र जितना है उतना सीट अगर ले आए तो मैं उस प्रधानमंत्री को मतलब ये कर दूंगा। लेकिन हम लोग युवा ने उनको चैलेंज को स्वीकार किया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, क्योंकि संसद में बैठने के हमारी अधिकार नहीं है, हमें औकात नहीं है। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी को चुना कि हमारी आवाज को उस तानाशाही सरकार के पास पहुंचाए। लेकिन अग्निवीर की मुद्दा हमेशा उठती है, इस 1-2 तारीख को भी अग्निवीर की मुद्दा उठी है, लेकिन हमारी पेंडिंग भर्ती की मुद्दा नहीं उठी है। मैं राहुल भैया से, राहुल सर जी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनसे कि हमारी मुद्दा को, प्लीज हमारी मुद्दा को एक बार संसद में उठाएं और अपने जो भी सोशल मीडिया है, ट्विटर हैंडल पे, यूट्यूब पे हमारी मुद्दा को उठाएं, हमारी वीडियो को चलाएं एक बार। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद यूं ही हथियार नहीं उठा लिए थे, उनके दिल में दर्द था, तकलीफ था। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया महाभारत यूं नहीं करवा दिए थे, क्योंकि उन्होंने दिल में उन्होंने दर्द और तकलीफ को झेला था। और मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे नेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज वाले हैं, हमारे मुद्दा को कहीं नहीं उठा रहे हैं। मैं आज 23 दिन से लगातार भिथारवा गांधी से पैदल मार्च कर रहे हैं हमारे युवा, चलते चलते पैर फोड़े उठ गए हैं, लेकिन नेशनल न्यूज वाले कोई भी नहीं उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत 1947 में आजाद हुई है, लेकिन आज भी आप लोग गुलामियों की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आप हमारी आवाज उठाएं। आप लोग हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो इन तानाशाही सरकार हमारी भर्ती को कैंसिल कर दिया। अगर आप हमारी आवाज उठाते हैं तो हमारी भर्ती होने की बहुत चांसेस है। मैं ये भी मीडिया भाई से बोलना चाहता हूँ कि अगर आज हमारी आवाज को नहीं उठाते हैं तो कल आपके भविष्य, आपके बच्चे पूछेंगे कि वही युवा है जो रोड पर चल रहा था, आपने आवाज नहीं उठाया था। आप उस वक्त अपने बच्चे, अपने भविष्य से कैसे मुंह लगा पाओगे, कैसे फेस कर पाओगे? लेकिन मैं अपने भविष्य, अगर हमारे बेटे पूछेंगे, हमारे बच्चे पूछेंगे, भविष्य पूछेगा कि तुमने अपने भविष्य के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या किया, तो मैंने सीना ठोक के बोलूंगा मैंने भविष्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ा था इस तानाशाही सरकार के। लेकिन यहाँ पे जो कुछ मीडिया वाले थे और हमारे कुछ साथी थे जो उनके तलवे चाटते थे, कुछ दोगलेपन मीडिया वाले थे जो हमारी आवाज को नहीं उठाया था, क्योंकि आज हमने भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी पूर्वक पास किया था। हमारे अंदर आज इतना गुस्सा और इस सरकार के खिलाफ जान की है कि अगर इस दिल में देशभक्ति के जुनून है, आज अगर आप यहाँ सेफ बैठे हैं तो उस बॉर्डर पर तैनात सैनिक की वजह से सेफ बैठे हैं। मैं वही सैनिक हूँ जो वहां पर बॉर्डर पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि हमारे सिर्फ ज्वाइनिंग पर जाना बाकी था। हमने पूरी किट ट्रेनिंग का खरीद चुका था। आज भी उस किट को घर में रखा हूँ, देख कर रोता हूँ उसको। ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई रात नहीं है कि जो मैं रो कर सोता हूँ। हमारे जिस दिन भर्ती कैंसिल हुई थी उस दिन 78 युवा ने जिस ग्राउंड में दौड़ा था उस ग्राउंड में आत्महत्या कर लिया। ये किसकी देन है? ये तानाशाही सरकार की देन है। आप लोग नेशनल न्यूज जो भी है, प्लीज हाथ, आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, कहिए तो आपको पैर पड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हमारी आवाज को उठाइए, प्लीज हमारी आवाज को उठाइए, क्योंकि हमारे अंदर अब ताकत नहीं है। क्योंकि इस तानाशाही सरकार के साथ अकेला मैं कितना लड़ूंगा? अगर आज इस युद्ध में, इस हमारी यात्रा में आप सहयोग करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि जितना इंडिया में युद्ध है आपके साथ खड़ा है। अगर आप हमारे आज नहीं कर रहे हैं, आज हमारी यात्रा को, आज हमारी भर्ती को, अगर आज हमारी सहयोग नहीं करेंगे, कल आपके साथ, आपके बच्चे के साथ होगा।
मैं आपके साथ कैसे खड़ा रहूंगा जब आज लोग हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो मैं इतना बोलकर धन्यवाद करता हूं। हमारी आवाज को प्लीज उठाइएगा, बस यही अंतिम धन्यवाद। आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके बेगूसराय के किसान की समस्या को रखने के लिए, किसानों के साथ जो हो रही है उसकी समस्या को रखने के लिए घनश्याम जी को आमंत्रित करते हैं। वहीं करें मेरा दिल में इतना दर्द मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं बेगूसराय जिला के सदर प्रखंड सब बोले संभार पंचायत का निवासी हूं। मेरा गांव का समस्या है जो मेरे गांव में एक उपराहा चौर जो हजारों एकड़ जमीन है उसमें, और उससे 5 पंचायत प्रभावित होता है, 6 पंचायत और 50,000 परिवार प्रभावित होता है। और बहुत ही उपजाऊ वो भूमि है, बहुत ही उपजाऊ भूमि। लेकिन सावन भादो में इतना बारिश होता है, बारिश का पानी जम जाता है जो वहाँ निकास नहीं हो पाता है। और करीब 20 वर्षों से कई बार विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठ चुका है, लेकिन कोई लोग उसका निकासी का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। बहुत बार बहुत नेता चुनाव के वक्त आते हैं उसका आते हैं, लेकिन 2-3 बार विधानसभा में इसका मुद्दा है। इसलिए हम निवेदन है इस अति से जो उसका अति करें। और दूसरी समस्या है खाद का, समय खाद नहीं मिल पाता है, और यूरिया जो मिलता है उसमें लाचारन हम लोगों को बिना काम का नैनो और एक अभी आता है जाई जो लेना पड़ता है। एक बोरा यूरिया के लिए 600 रुपया देना पड़ता है, और 600 देने के बाद यूरिया मिल पाता है, नहीं तो यूरिया नहीं मिलता है, और वो भी समय यूरिया नहीं मिलता है। ये तो पूरे सब लोगों के लिए समस्या है, लेकिन मेरे गाँव का वही समस्या। और उसका एक उपाय है जो नहर निकाल के पानी निकाल दिया जाए तो कम से कम हजारों एकड़ जमीन का, और 50 वर्षों से ऊपर ही तो चल रहा है। अब हम किसान बेगूसराय से ही स्थानीय किसान रोहित कुमार जी को आमंत्रित करेंगे कि अधिग्रहण के संबंध में अपनी बातों को, किसानों की समस्याओं को रखें। सबसे पहले मैं आप लोग को रोजगार दो यात्रा को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच हमारे बेगूसराय ही नहीं पूरे राष्ट्रीय युवा के प्रेरणा हमारे बीच कन्हैया जी हैं। हमारे बीच विधान पार्षद स्थानीय बेगूसराय खगड़िया के राजीव भैया हैं। और मीडिया बंधुओं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे और इन तमाम लोगों ने मुझे अपनी समस्याओं को रखने का एक समय दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। मैं बताऊं, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं मल्हीपुर बिशनपुर का वासी हूं। वहां पर जो समस्या है, जो सिमरिया धाम के नजदीक जो जमीन है, एनटीपीसी और सिमरिया धाम के बीच में नजदीक में जमीन है, जो 5 गांव का जमीन है, जिसमें मल्हीपुर, बिशनपुर, चकिया, कसहा, बरियाही, बीहट और सिमरिया धाम, वहां के किसानों का जमीन है। हम लोग का जमीन है जो 1925 से हम लोगों के पास जमीन है। उस जमीन पर यहाँ के जो जिला प्रशासन, जो अपर समाहर्ता और यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा हम लोगों की जमीन को अवैध करार दिया गया, जिसमें 177 किसानों का जमीन का जमाबंदी रद्द कर दिया गया। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग हतोत्साहित हो गए। यहाँ के किसानों को जो यह खेसरा है, खाता नंबर 261, खेसरा नंबर 890 और 91 है, वहां का पूरा किसान परिवार जो हम लोग का कृषि योग्य भूमि है, और यहाँ का तुगलकी फरमान जो यहाँ के बेगूसराय के जिला प्रशासन, वो एक लाइन लिखते हैं कि ये जमीन गैर मंजूरवा खास और सरकारी जमीन है, यह आपकी जमीन नहीं है। वो जबकि वह जमीन 1922 में जो है कलकत्ता हाईकोर्ट हुआ करता था, उस समय भी हमारा जमीन पर जो है वो केस कुछ चला था, जिसमें हम लोग को न्याय दिया गया था। उसके बाद मैं बताता हूं कि वह जमीन जो आपका 6 लेन पुल जो बन रहा है, उसमें भी वहां के किसानों का जमीन गया है, उसका भी टाइटल सूट चल रहा है बेगूसराय में। उसके बाद मैं बताता हूं जो राजेंद्र पुल आप आते हैं, उसमें भी हम लोगों का जमीन लिया गया है। एनएच जो बना हुआ NH 31, उसमें भी हम लोग का जमीन गया हुआ। आपका एनटीपीसी बरौनी जो बना हुआ है, जो पहले BTPS हुआ करता था, उसमें भी हम लोग पूरा किसान परिवार मल्हीपुर मौजे के तमाम लोग जो है 550 एकड़ जमीन हम लोग दिए हैं। HURL जो पहले HFC हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन हुआ करता था, जो अब बनके HURL बनी है,
उसमें भी हम लोग का 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने दिया है। अब बची हम लोग के पास मात्र वहां पे 1500 बीघा जमीन। अब बताइए वहां हम लोग जब सब पूरा जमीन हम आपको दिए, उसके एवज में 100 सम्मानित सरकार जो पूर्व जो श्री कृष्ण बाबू जिस समय औद्योगिक नगरी विकास करते थे, उस समय यहाँ के किसानों ने हम लोग को उनके साथ चले और 100 सम्मानित हमें राशि मिला, उसके 100 सम्मानित हमें वहां पे हर चीज मिला। और जब यहाँ की अब जो आई है अचानक से सरकार, वो कहती है कि आपकी ये जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से और यहाँ के बिहार सरकार से, आपके पास अभी तक 2025 तक हमारा अप टू डेट रसीद करता आ रहा है, उस पे कितने एलपीसी मिले हैं, कितने उस पे रजिस्ट्री हुए हैं, कितने उस पे हमारा लोन मिला हुआ है। फिर एक अचानक से क्या आपको समस्या हो गई और क्यों आप कह रहे हैं कि आपके एक लाइन लिख देने से जो 890-91 जमीन जो है वह गरमजरुआ खास बालू रेता मतलब अचानक से तुरंत फरमान बना दिया गया, इसलिए कि उनको ये लगता है कि किसान ऐसे जमीन नहीं देंगे। पहले उनको डराओ धमकाओ, उसके बाद वो हमारे पास आएंगे। कुछ दिन पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधान पार्षद राजीव भैया है, उन्होंने जो मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, मैं इनके पास एक आवेदन दिया, उन्होंने विधान परिषद में भी इसका उन्होंने रेज किया था क्वेश्चन, जिसमें बिहार सरकार के राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया और उन्होंने रिपोर्ट मंगवाया। उन्होंने कहा कि हमें संदेह, उनको यहाँ से अंचलाधिकारी और यहाँ के डीएम साहब या यहाँ के प्रशासन लोग जो उनको लिखित में दिए हैं कि संदेहास्पद रजिस्टर 2 में या मान लीजिए जमाबंदी में जो है संदेहास्पद पाया गया, इसीलिए उसमें जमाबंदी कैंसिल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के सरकार से या राजस्व मंत्री जी से, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से कि ठीक है, आपको संदेहास्पद क्या होता है? संदेहास्पद का मतलब है, इसका मतलब आपके अंदर भी त्रुटि है, तो आप उस त्रुटि को आप दूर कीजिए। संदेहास्पद क्या होता है कि मतलब संदेहास्पद हम पाए और हम आपको लिख दिए। मुझे बरगलाया गया और यहाँ के तमाम किसानों को एक तरह से रोकने का काम किया जा रहा है। और मैं बताता हूँ इस तरह से किया जा रहा है, लगातार उस पे अवैध तरीके से मिट्टी खनन भी किया जा रहा है। जो वहां पे लगातार जो हम लोगों का है मिट्टी खनन किया जाता है, उसमें तो प्रशासन यहाँ का माइनिंग पदाधिकारी, यहाँ का माइनिंग जो पदाधिकारी है, खनन विभाग पदाधिकारी जिला के, कहेंगे किसान की सहमति ली गई है, जबकि कोई किसान सहमति नहीं देता है, लेकिन उस पर मिट्टी का कटाव किया जाता है और लगातार हम लोगों के साथ वहां पे मेंटली प्रेशर बनाया जाता है। आज हम लोग वहां का जो किसान है, ये 6-7 लोग का किसान है, रोज रात दिन जो है मेंटली टेंशन से गुजर रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने क्या गुनाह किया है, कि हमें मतलब इस तरह की सजा मिल रही है। हम अगर अपनी आवाज को रख रहे हैं, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह जा रहा हूँ, हर प्रशासन सब जगह चिट्ठी मैं हर जगह दे रहा हूँ, लेकिन वहां पर एक तरह से कहा जाता है आपका जमीन नहीं है। मैं ये कहता हूँ जब हमारी जमीन नहीं थी तो हम इतना दिन से हमारे अंदर में है, सब चीज है। और 1925 जो बंदोबस्त हुआ था उस समय से लगातार 2025 तक अभी तक हम लोग का अप टू डेट रसीद भी करता आ रहा है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ का बिहार, अगर जिला प्रशासन से पूछे तो कहेगा वो वहाँ बिहार सरकार का फरमान है। ये गुमराह इस तरह से करते आ रहे हैं, इस तरह से गुमराह करते आ रहे हैं कि हम लोग को ये लगता है कि अगर विकास के नाम पर, अगर इसी तरह अगर आपको विकास करना है तो ये विकास का एक परिभाषा ही चेंज करते हैं, वो रौंद देने का काम करते हैं, बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि हम यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के तमाम जितने भी अधिकारी हैं और बिहार सरकार, उन सभी से कहेंगे कि हमारे साथ न्याय के लिए हम यहाँ पे कन्हैया जी को भी कहेंगे, हम यहाँ के तमाम जितने भी हमारे विधान पार्षद जी हैं, मैं उन सभी से, आप सभी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे साथ आप आकर मेरी दर्द को, हम जो दिन रात परेशान हो रहे हैं, दिन रात जो झेल रहे हैं, हम मेरे साथ आने का काम करें। जो मेरा पूरा परिवार, आज मैं पूछता हूँ एक सवाल, जिस जमीन को आप रोकना चाह रहे हैं, अचानक से ऐसे फरमान निकालते हैं कि रात में पता चलेगा कि कल वो निकालता है कि हमको रोड बनाना है, कल वो कुछ करना है। इस तरीके से मेंटली प्रेशर करवाना बंद करें और हमारी हक, हमारी जमीन हमें वापस दे दें। इसके साथ ही मैं मीडिया और तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं आज हम सभी का। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद रोहित जी। अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में बात रखने के लिए
यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीदास जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी मौजूद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथी हैं, आप सबों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से आज जो हमारे जननेता राहुल गांधी जी बेगूसराय के पावन भूमि पे आए और तमाम बेगूसराय जिलावासी ने उनका शानदार ढंग से उनका स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरे जिलावासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पे आप सबों को एक दो बातें स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। हमारी जो ये यात्रा है चंपारण से शुरू हुई है और निश्चित तौर पे इस यात्रा का बैकअप यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई दे रहा है, परंतु निश्चित तौर पे यह यात्रा कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की यात्रा नहीं है। इस यात्रा में हम लोग जब आज भी आप सुबह में जनगण मन के बाद इस यात्रा का आप स्वरूप को देखे होंगे, तो अभी आपने भाई को सुना कि जिस ढंग से हमारे पेंडिंग भर्ती के साथी जो कि खून का आंसू रो रहे हैं और लगातार इनका मेडिकल टेस्ट हो गया, फिटनेस टेस्ट हो गया, फिर भी इन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई और लगातार सरकार द्वारा बहाना मारा गया कि कोरोना के कारण आपको नियुक्ति पत्र नहीं दी जा सकती है, परंतु उस कोरोना काल के बाद ना जाने कितना बिहार में पूरे देश में चुनाव आया और गया, परंतु आज भी ये पेंडिंग भर्ती के साथी जो सेना में जाना चाहते थे दर दर का ठोकर खा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसके साथ साथ यह जो यात्रा है, इस यात्रा का मूल मकसद है बिहार से पलायन को रोकना। आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार निश्चित तौर पे लंबे समय से पलायन का दंश झेल रहा है और यहाँ के छात्र हो, युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, निश्चित तौर पे मजबूर हैं कि अपने पठन पाठन के लिए उन्हें दूसरा राज्य जाना पड़ता है, उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए दूसरा राज्य जाना पड़ता है। बेगूसराय में भी बहुत ही लंबे समय से दिनकर विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, उठ रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं और बड़ा बड़ा जुमला देकर के चले जाते हैं और दिनकर विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं खुल रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात थी, मेडिकल कॉलेज का भी कुछ अता पता नहीं है। अगर कहीं पे गांव घर में कुछ हॉस्पिटल्स हैं भी तो वहाँ पे ना तो एक्सरे की व्यवस्था है, ना तो उनका मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था है, ना तो ब्लड टेस्ट की व्यवस्था है, ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक गांव में जो भी हमारी महिलाएं हैं वो प्रसव में वहाँ पे महिला डॉक्टर की घोर कमी है। तो इन सब चीजों के लिए लोगों को निश्चित तौर पे पलायन पे मजबूर होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो यह यात्रा है, यह यात्रा हम लोग का मूल मकसद है कि हम लोग बिहार से पलायन को रोके, बेगूसराय से पलायन को रोके और बिल्कुल हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, पठन पाठन भी बिहार में हो, रोजी रोजगार भी बिहार में हो। साथ ही साथ इस यात्रा के स्वरूप के बारे में आगे विस्तार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया जी आपको बताएंगे। इस यात्रा का हम लोग समापन 11 तारीख को हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को कल ही पत्र लिख करके रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और अपनी मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। इसके बावजूद भी हमारी जो यह यात्रा है वह अनवरत चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिव प्रकाश गरीदास जी। अब हम प्रेस वार्ता में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचुप जी को आमंत्रित करेंगे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे शहर बेगूसराय में जो हमारी यात्रा चल रही थी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसमें हमारे नेता राहुल जी भी आए, इस यात्रा में शामिल हुए और यात्रा में जिस संघर्ष को लेके ये यात्रा चल रही थी, जो इस संघर्ष को लेके सिर्फ यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के लोग नहीं, बिहार के युवा, बिहार के लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। उस कारणों को, उस वजहों को उठाने के लिए राहुल जी आए और उसमें सबसे बढ़कर ये है कि लगातार पलायन, माइग्रेशन जो हो रहा है बिहार में, उसको उठाने के लिए आए। लगातार जो नौकरियां यहाँ पे घट रही हैं, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पे वैसा नहीं मिल रहा जैसे बाकी राज्यों में मिलता है।
तो बिहार की युवाओं की आवाज बनने, बिहार के लोगों की आवाज बनने राहुल जी यहाँ आए। हम सब यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस और सभी लोगों की तरफ से जो बिहार के लोग यहाँ पे इस यात्रा में पिछले 20-22 दिन से चल रहे हैं, उन सब की तरफ से राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी आवाज को मजबूत करने के लिए, हमारे संघर्ष में हमारा साथी बनने के लिए यहाँ पे आए, ताकि बिहार की आवाज जो है और बुलंद हो और बिहार में लोग जो हैं इस संघर्ष को और आगे बढ़ाएं और जो बदलाव है वो जल्द ही हो, ताकि बिहार फिर से वापस तरक्की के रास्ते में आए। काफी लोगों ने कुछ कहा भी, जिस तरह से हमारे भर्ती वाले लोग हैं, पेंडिंग भर्ती वाले लोग, कितना अगर आपने उनके इमोशंस देखे होंगे, अगर आप उनके इमोशंस को समझते होंगे, तो वो इतना जज्बाती इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनके साथ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनमें से 80 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं। तो ये कैसी नीतियां बना रहे हैं अमित शाह जी और मोदी जी, जो हमारा युवा है इनकी नीतियों के कारण अगर आत्महत्या कर रहा है तो ये किसके लिए नीतियां बन रही हैं? इन भारत के युवाओं का वोट लेकर ही तो सरकार में आए थे ना ये लोग। भारत के युवाओं का वोट लेकर ही आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं ये लोग, और फिर ये ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिनसे इन लोगों को आत्महत्या करनी पड़े। तो ये किस चीज के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं? उनकी वफादारी भारत के युवा के लिए होनी चाहिए कि अडानी और अंबानी या इतने अमीर अमीर लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके लिए वो शपथ लेकर बैठे हैं उनको और अमीर करना है? भारत के युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है, बिहार के युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। मैं धन्यवाद फिर से करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जो इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए, इनके संघर्ष को बढ़ाने के लिए जो पेंडिंग भर्ती वाले हमारे बीच आए। और जब तक हम लगातार एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, इन बीजेपी जेडीयू वालों को झुकना पड़ेगा, नहीं तो भारत बिहार बदलाव की तरफ जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी को आमंत्रित करेंगे, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में अपनी बातों को रखें। तनी जोर से बोल दबा, जोर से बोलबे आ जेतो आवाज। सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में देश की सबसे मजबूत आवाज़ नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के आगमन के चलते बेगूसराय में ज़बरदस्त उत्साह था। संख्या बल की अधिकता के चलते मैं देख पा रहा था कि मीडिया के लोगों को और कुछ आम लोगों को भी यात्रा में चलने में तकलीफ़ हुई, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। दूसरी बात कि आपके बीच में अभी हमारे किसान भाई और हमारे नौजवान साथी ने अपनी बात रखी। यही यात्रा का उद्देश्य है कि हम जहाँ जहाँ जिन जिलों से गुजर रहे हैं, आज 23वां दिन है, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और हमारी कोशिश है कि यह यात्रा किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा दरअसल बिहार में जो आम सवाल हैं, उससे जो प्रभावित लोग हैं, उनकी आवाज़ बने, जन संघर्ष का एक मंच बने और प्रभावित वर्ग के जो लोग हैं खुद से अपनी बात आप मीडिया साथियों के साथ रख सकें। उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आज हम बिहार की और बेगूसराय की बात करेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हों कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली है, 4.25 लाख। 3,75,000 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली है। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत बात है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है
तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग घर आए वापस वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते रहा है। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मज़ेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी दर है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने ही किसान आत्महत्या करते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30% लोग। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूं आपको। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहाँ से चलता है और जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जो है नशे की ओर धकेला जा रहा है। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में वैमनस्यता घोली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला रही है। एक आंकड़ा और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे में कहा गया कि 7% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट हों बिहार में। जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकती है, अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, वो निरक्षर हैं। 40% लोग। सरकार स्कूल बना रही है, स्कूल के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, कम से कम घोषणा तो हो ही रहा है। 2016 में बिहार में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था, अभी तक 16 से लेकर के 25 तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हुआ है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, जो वहाँ पर घुसखोरी है उसको देख करके आप दंग रहेंगे। अगर हम यहाँ बेगूसराय की बात करें
बेगूसराय बिहार में रेवेन्यू के मामले में, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना के बाद दूसरा जिला है। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, नई फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ भी पलायन का दर जो है बाकी और जिलों से बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है, जहाँ पर एक आपको डेवलपमेंट दिखता है, वहाँ पर लोगों के बीच जब आप उनकी समस्याओं को जा कर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बेगूसराय जिला में आज तक लगातार मांगने के बावजूद दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। और LNMU का एक सेंटर खोल दिया गया है नाम मात्र का, अभी भी लोगों को काम करवाने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। और स्थिति ये है कि जानबूझ करके नाम गलत किया जाता है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं अपने हाथ से अपने कागज में अपने पिताजी का नाम JAY लिखा, कर्मचारी ने उसको JAI किया, और आप उसको ठीक करवाने के लिए जाइए, वहाँ जो है ब्रोकर घूम रहे हैं, बिना घूस का आपका कोई पेपर ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा जिला है, पटना के बाद जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पे खुली हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकता है? लगातार मांग के बावजूद बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। एक जो तीसरी समस्या बेगूसराय में अभी लगातार इमर्ज कर रही है, वो है लगातार ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। और ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम जमुई की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जहां 5 नदियां हैं। बेगूसराय पंजाब की तरह 5 नदी है बेगूसराय में, गंगा नदी, गंडक नदी, बैती, बलान और ब्यावर, जिसको बाया नदी कहते हैं। 5 नदी होने के बावजूद लगातार ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। किसी भी पुराने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 20 फीट 15 फीट पे पानी आता था, लगातार जो है वो नीचे जा रहा है। और पानी में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये डस्ट वाले पोल्यूशन की बात करेंगे तो कभी कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होता है बेगूसराय, दुनिया का। आप थोड़ा दूर चलेंगे, देवना है, किसी के भी छत पे चढ़ करके देख लीजिए, वाइट छत जो है वो काली छत में बदल चुका है। आप एक बार बेगूसराय जाइए आइए अपने बाइक से, आप शर्ट दूसरा दिन नहीं पहन सकते हैं। ये लगातार पोल्यूशन इस जिले में बढ़ रहा है। यहाँ के लोग वह पोल्यूशन झेल रहे हैं। लेकिन जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो 2 मॉडल है। अभी एक किसान भाई ने आपको कहा, एक मॉडल कांग्रेस का मॉडल था कि जिस किसान का जमीन लेते थे उसके घर से किसी ना किसी को नौकरी देते थे। आसपास जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि आप स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गोलंबर का निर्माण करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल आज का है, पानी आपका, जमीन आपकी, पोल्यूशन आप झेलेंगे, लेकिन आप के परिवार में से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। जो भी नई फैक्ट्री खुली है स्वागत है, लेकिन इस विकास में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमको बता दीजिए। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कौन सा बेगूसराय का इंसान जो है उसको नौकरी मिल रही है, हमको जरा बता दीजिए। ये बेगूसराय के स्थानीय सवाल हैं। और बिहार के अंदर बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी से ज़्यादा है। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर है, बिहार का बेरोजगारी दर उससे ज़्यादा है। और हमारी दुर्दशा इसलिए है कि नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1907 में पटना यूनिवर्सिटी बनी थी। तमाम विश्वविद्यालय खुल चुके थे 90 से पहले, 90 तक और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आप इलाज की बात कर लीजिए, बोलिए बेगूसराय में तमाम अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी जब ज़्यादा सीरियस होता है तो एम्स जाते हैं। पटना में भी तो एम्स है, आज भी दिल्ली एम्स क्यों जाते हैं? और एक नेता हमको बता दीजिए बिहार का जो पटना एम्स में अपना इलाज कराता हो। सब दिल्ली एम्स में जाकर के इलाज कराते हैं, एक नेता का नाम बताइए। तो ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है।
और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अलार्मिंग है कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सुशासन की। मैं कहता हूँ ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रचार वाली, पलायन कराने वाली सरकार है। इस प्रचार से बाहर आकर के बिहार के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह अवसर है कि वो इस यात्रा से जुड़ें, इस यात्रा से जुड़ करके अपनी बात रखें। यह मंच आपका मंच है, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हम बस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। यह यात्रा अनवरत चलती हुई 23वें दिन बेगूसराय पहुंची है। कल हम लोग पटना जिला होते हुए 11 तारीख हम लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन हैं। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सब कुछ सही की है तो सरकार को फिर हमसे मिलने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सरकार हमसे मिलेगी और हम बिहार के मुखिया को, जो हम मांग पत्र कलेक्ट किए हैं हर जिले से, कहीं चीनी मिल के मजदूरों ने मांग पत्र दिया, कहीं ऑटो चलाने वाली महिलाओं ने मांग पत्र दिया, कहीं किसानों ने मांग पत्र दिया। बेगूसराय में हर जिले में जो मुद्दे लेकर के स्थानीय लोग आए हैं, उन मुद्दों के आधार पर एक मांग पत्र तैयार करके हम बिहार के मुखिया को मांग पत्र सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जब चर्चा हो, चौक चौराहे, दुकान पे, दफ्तर में, ट्रेन में, बस में, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा हो। उसके केंद्र में पलायन हो, उसके केंद्र में रोजगार हो, उसके केंद्र में शिक्षा हो, उसके केंद्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके केंद्र में सबका अधिकार हो और समाज को नफरत से निकाल करके हम बिहार के लोग मोहब्बत से, प्रेम से मिल करके एकजुट रहें और बिहार को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे ले चलें। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। एक बार पुनः आप सबको ही सुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और आपके जो प्रश्न होंगे, बस निवेदन ये है कि एक साथी आज यात्रा से संबंधित एक ही प्रश्न पूछिएगा। ज़्यादा प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो 4 बजे जब हमारी यात्रा पुनः शुरू होगी, जो चल करके दिनकर गोलंबर तक जाएगी, उस दौरान आप बारी बारी से हमसे बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। यहाँ निवेदन है कि आप एक ही प्रश्न रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू ने तंज कसा है, कहा है कि ये आधे घंटे का कौन सा पद यात्रा था राहुल गांधी का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में एक जवान बैठे हुए हैं और बहुत जज्बाती हैं। ये क्यों नहीं हो, जिस इंसान के पास जो है उनकी कहानी ऐसी है कि सब कुछ हो गया, माने फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फिर नौकरी नहीं मिलेगी। वो चल रहे हैं, ये लड़ाई उनकी है। उन्होंने कहा कि सड़क पे हमारे साथ चलने के लिए आए। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो संसद में अपनी बात उठाएं। देखिए, वो तो आधे घंटे के लिए भी आए बिहार में इनके साथ चलने के लिए, जो बिहार में 20 साल से हैं। वो बता दें कि 4.25 लाख पद क्यों खाली है। तंज कसना आसान होता है, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। परिवर्तन के नारे पोस्टर पे छपवाना आसान होता है, वॉल राइटिंग पे लिखना जो है ना आसान होता है, लेकिन परिवर्तन करना मुश्किल होता है। जेडीयू के साथियों को मैं उन पे कोई तंज नहीं कर रहा हूँ। मेरा उनसे बस यही निवेदन है कि आप भी जो है बिहार की ही पार्टी हैं, बिहार के लोगों का ही बेहतरी करने का जो है आप दावा करते हैं, तो हम जो ये समस्याएं आपके बीच ला रहे हैं, आपके सामने इसको प्रकाशित कर रहे हैं, ये हम घर में तो बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किचन में जो है समस्याएं तैयार की हैं। ये समस्याएं आपके ही 20 साल के शासन में जो है पैदा हुई हैं। तो हम आप पे तंज नहीं करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, आधे घंटे ना सही, आप 15 मिनट ही हमारे साथ चलिए और इन जवानों और किसानों का दर्द सुनिए।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी कंफ्यूजन गिरिराज सिंह कुछ कहते भी हैं फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं और वो भगवा कलर को हेट करते हैं, इसलिए नहीं एक बात टी-शर्ट पहनकर आए हैं। एक बात बताइए, गिरिराज सिंह बोलते भी हैं, बोले सच में बोले हैं, तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ काहे नहीं बोलते हैं? मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ से चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण उनका सुने पार्लियामेंट में। तो उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट देखने के लिए। बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुंचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है ना, कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए उनको वोट दिया है। सरकार चला रहे हैं, वो तीसरी बार जो है सरकार में है, 2 बार मंत्री बने हैं, और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वो स्वस्थ रहें और ऐसी बहकी बातें ना करें। सवाल है सर कि 2019 के बाद कन्हैया कुमार अब नजर आए हैं। आप देखबो हमरा तब तो देखबे नहीं करे छो, हम बीचे घर छे, कखनो आए देख लेबो। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम हैं नहीं। मेरी जिम्मेवारी राष्ट्रीय थी, मैं राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब इस हिसाब से तो कहिएगा कि 10वां के बाद जो है फिर पीएचडी के बाद नजर आए तो पढ़ल नहीं जीती है बाहर, जब कहाँ पीएचडी हो रहे, कहाँ पीएचडी करती है? यह बात सोच के देखो ना। हमू चाहे छी जे पढ़िए, हमू चाहे छी जे पढ़िए। क्वेश्चन हो जा डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, बेगूसराय जिला आपका गृह जिला है जी, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में आप शुमार हो चुके हैं युवा तुल्य होते हुए, और बेगूसराय के साथ आपका चूंकि गृह जिला है तो लगा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है और उसके 6 माह पूर्व पदयात्रा हो रही है। उस पदयात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव, इस पदयात्रा के बाद विधानसभा का चुनाव, क्या एक बड़े विस्फोट की संभावना बनती है आपके नेतृत्व में, आपकी ओर से? देखिए अब विस्फोट तो मत बोलिए। विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया है महंगाई का। 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, तो ऐसे ही जो है लोगों के जेबी में आग लगा हुआ है। हाँ बस आज दे रहे हैं, आपके सवाल जवाब दे रहे हैं। तो कभी भी यात्रा करते तो अभी कह रहे हैं 6 महीने पहले, फिर कहते 2 साल पहले, फिर कहते 2.25 साल पहले, 3.5 साल पहले। अरे 5 साल में तो चुनाव होता ही है ना। तो कभी भी यात्रा शुरू करते तो आप जो है 6 महीना का बदला कह देते 18 महीना, 19 महीना। देखिए मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव हो गया है, सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में है, सारा मसाला जो है ना सिर्फ चुनाव में है। मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा? अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर है ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें, और जितना हिट जितना लाइक उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। लेकिन इस देश का नौजवान होने के चलते हमारी एक चिंता है कि चुनाव होगा 5 साल में, 5 साल में 3 चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए उससे पहले यात्रा होती, कहते अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होते रहेगा ना। मान लीजिए चुनाव भी होने वाला है तो चुनाव में ही चर्चा हो। हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो है हमारे तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, अगली बार कोई नेता आए तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर सरकार के हैं तो उनसे पूछें कि भाई 4.25 लाख पोस्ट क्यों खाली है। उनसे पूछें कि जो है बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग क्यों पलायन किए हैं। उनसे पूछा जाए कि 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर इतना विकास हुआ तो 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। हर घंटे जो है किसी महिला का जो है किडनैपिंग क्यों हो रहा है, क्यों जो है इस बिहार के नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और आप बताइए जो इस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, कल को इसके अनुपात में अपराध भी बढ़ेगा। एक बार जब लत लग गया है, पैसा नहीं होगा तो चोरी होगी, छिनतई होगी, अपराध भी बढ़ेगा समाज में। तो मेरा निवेदन यही है कि चुनाव हो, चुनाव प्रचार करने के लिए ही जब नेता आए तब तो आएगा ना प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आएगा, तो इनसे उन सवाल पूछा जाए। कम से कम
बिहार में जब चुनाव हो तो चुनावी चर्चा में भी बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्या केंद्र में रहे। मेरा ये कहना है कि चुनाव चलते रहता है, चुनाव में जनता का विमर्श तो हो, और अगर आप चुनाव से इसको जोड़ ही रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर इसको इस रूप में जोड़िए कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र तैयार करे बिहार विधानसभा के चुनाव का, तो उनके ऊपर ये दबाव हो कि पलायन के सवाल को वो प्रमुखता से रखें। तंज मारने के लिए ही सही, एक पत्रकार साथी ने पूछा कि तंज मारा, तंज मारने के लिए ही सरकार जो है जवाब दे कि कितना रोजगार आप दिए हैं, कितना जो है लोगों को जो है आपने बहाली दी है। आप कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। इन सवालों का जवाब सरकार दे। आप रास्ता में बतिए भाई। धन्यवाद। मीडिया के लोगों से आग्रह है कि उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है और बाहर पानी की भी व्यवस्था है, लिखकर जाएंगे।